हेलो एवरीवन, मेरा नाम है अभिषेक मैनवाल और मैनवाल्स फिज़िक्स में आपका स्वागत है। ठीक है, आज हम नेक्स्ट यूनिट शुरू कर रहे हैं। यूनिट सेकंड है करंट इलेक्ट्रिसिटी, मतलब यूनिट सेकंड का ये थर्ड चैप्टर है। चैप्टर थर्ड है करंट इलेक्ट्रिसिटी। ठीक है, इसमें हम इंपॉर्टेंट अच्छी चीज़ें लेके चलेंगे और ये क्लास 12th का ही बेसिस है, पूरा क्लास 12th की ही अभी हम पढ़ रहे हैं पूरा। ठीक है, तो करंट इलेक्ट्रिसिटी में सबसे पहले तो करंट का ही पता कर लेते हैं कि भाई करंट क्या है। करंट का ही पता होना चाहिए कि करंट क्या है। करंट को बेसिकली हम पहले तो एक सिंबल से दिखाते हैं जिसको हम आई बोल रहे हैं, अल्फ़ाबेट आई है। अल्फ़ाबेट आई से हम करंट को, इलेक्ट्रिक करंट को शो करते हैं। करंट, इलेक्ट्रिक करंट एक ही बात है, चाहे करंट हो चाहे इलेक्ट्रिक करंट हो, एक ही बात कर रहा हूँ मैं। ठीक है, तो इसका सिंपल मीनिंग क्या होता है। इलेक्ट्रिक करंट, एक करंट क्या होता है, जब भी चार्ज हमने लास्ट लेक्चर में पढ़ा हुआ है, लास्ट यूनिट में, चार्ज जब भी यूनिट मतलब किसी टाइम में चार्ज जब फ्लो करता है, चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम, इसको बोल सकते हैं फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज बोल देते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। ये सिंपलेस्ट डेफिनेशन है करंट की, इलेक्ट्रिक करंट की सिंपलेस्ट डेफिनेशन ये बैठेगी कि रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज मतलब एक पर्टिकुलर टाइम में कितना चार्ज फ्लो हो रहा है उसको हम करंट दर्शा रहे हैं, उस चीज़ को हम करंट बोल रहे हैं। करंट क्या है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम भी बोल सकते हैं। ठीक है, अब देखो चार्ज जब फ्लो करता है, जैसे हमारे पास कंडक्टर है कोई, ये कोई कंडक्टर है। अब चार्ज की जो फ्लो की डायरेक्शन है वो दो तरह से हम बताते हैं। करंट के नाम भी हमने दो तरह से दिए हुए हैं, करंट के नाम भी हमने इसी तरह से दो तरह से दिए हुए हैं। पहला नाम जो है वो है कन्वेंशनल करंट। भाई ये क्या बोला है, कन्वेंशनल करंट, कन्वेंशनल करंट। और एक दूसरा नाम है ऐसे ही, वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट, वो है इलेक्ट्रॉनिक करंट। ये कन्वेंशनल करंट और इलेक्ट्रॉनिक करंट क्या है, देखो जब भी देखो कंडक्टर में क्या होता है, पॉजिटिव नेगेटिव चार्जेस सभी हैं, उसमें पॉजिटिव चार्जेस भी हैं नेगेटिव चार्जेस भी हैं। तो कंडक्टर में जब जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्जेस का फ्लो होगा, मेनली करंट की डायरेक्शन वही होती है, मेनली करंट की डायरेक्शन वही होती है, जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज का फ्लो होगा वही डायरेक्शन करंट की डायरेक्शन होती है। और उस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट, उस करंट को हम बोलते हैं कन्वेंशनल करंट। तो इसके कोरस्पॉन्डिंग जो करंट होगा वो कन्वेंशनल करंट कहलाता है। ठीक है, और अगर पॉजिटिव चार्जेस इस डायरेक्शन में फ्लो कर रहे हैं एक कंडक्टर में, तो नेगेटिव चार्जेस उसके जस्ट अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करेंगे। ये बात पक्की है बिल्कुल, अगर पॉजिटिव चार्जेस इधर फ्लो कर रहे हैं तो नेगेटिव चार्जेस उसके अपोजिट डायरेक्शन में फ्लो करते हैं। ठीक है, और जब जिस डायरेक्शन में नेगेटिव चार्जेस फ्लो कर रहे हैं, अब फ्लो तो यहाँ भी हो रहा है चार्ज का, और चार्ज का जब फ्लो होगा तो हमारा क्या होगा, करंट होगा। तो इस तरह के करंट को हम बोलते हैं इलेक्ट्रॉनिक करंट। तो पहले केस में हमने करंट को बोला कन्वेंशनल करंट, दूसरे केस में हमने करंट को बोला इलेक्ट्रॉनिक करंट। जो मेनली जो डायरेक्शन होती है करंट की वो यही होती है कि जिस डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज फ्लो कर रहा है वही डायरेक्शन मेरी करंट की डायरेक्शन है, उसी डायरेक्शन को मैं करंट की डायरेक्शन बोलता हूँ। ठीक है, अब देखो ये बात तो इतनी हो गई बेसिक, इसमें हम उतनी ही बात कर रहे हैं जितनी एक बेसिक अंडरस्टैंडिंग के लिए ज़रूरी है। फालतू की बातें नहीं करेंगे कुछ भी, क्योंकि पढ़ाई इसमें पढ़ा बहुत कुछ जा सकता है आगे भी। इसमें जो इंपॉर्टेंट है, जो ज़रूरी है वही देखते हैं। अब मैंने आई बोला, करंट को बोला चार्ज पर यूनिट टाइम। अब अगर मैं इस करंट की बात करूं कि इसकी एसआई यूनिट क्या होगी भाई, अब देखो चार्ज की एसआई यूनिट क्या होती है, कूलम। टाइम की एसआई यूनिट क्या होती है, सेकेंड। तो आई क्या आ जाएगा, कूलम पर सेकेंड आ जाएगा ऐसे तो आई। ठीक है, कूलम पर सेकेंड हो, या फिर इसकी एक और यूनिट हमने बोली हुई है, उसका नाम है एम्पियर, उसका नाम है एम्पियर, और इसको कैपिटल ए से हम दर्शाते हैं। तो एम्पियर क्या है, करंट इलेक्ट्रिक करंट की यूनिट है एम्पियर, या फिर कूलम पर सेकंड बोल दो उसको, या फिर एम्पियर बोल दो, एक ही बात है। एम्पियर हमने क्या बोला है, एसआई यूनिट है उसकी। जैसे हमने एक नाम एनर्जी की यूनिट्स को दिया हुआ है जूल, एनर्जी को यूनिट को नाम हमने जूल दिया हुआ है, ऐसे एक नाम हमने यहाँ पे दे दिया एम्पियर। ये एक फिजिसिस्ट थे जिनके नाम पे ये इसकी यूनिट्स पड़ी हैं। ठीक है, अब करंट की यूनिट मेरे पास आ गई एम्पियर, करंट की यूनिट मेरे पास कितनी आ गई, मतलब क्या आ गई, एम्पियर आ गई, ये करंट की यूनिट है। ठीक है, बिल्कुल सही है। अब ये तो होगी बेसिक सी बात कि करंट क्या है, उसकी यूनिट क्या है, वो किस तरह से हम डिफाइन कर रहे हैं, और कन्वेंशनल करंट, इलेक्ट्रॉनिक करंट हमने देख लिया है। अब नेक्स्ट चीज़ इसमें क्या है कि अब
इस चैप्टर में हमने स्टार्टिंग ही किससे की, इलेक्ट्रिक करंट से की। लास्ट जो यूनिट थी हमारी उसमें हमने पोटेंशियल के बारे में देखा था, पोटेंशियल डिफरेंस के बारे में सीखा था, यानी पोटेंशियल के बारे में देखा था, वी पोटेंशियल डिफरेंस पोटेंशियल, इसके बारे में हमने लास्ट यूनिट में हमने पढ़ा था। और इस यूनिट में हमने स्टार्ट कर दिया है करंट के बारे में पढ़ना। अब देखो पोटेंशियल डिफरेंस और करंट ये दो चीज़ें आ गई हमारे पास। अब एक साइंटिस्ट हुए जिनका नाम था जी साइमन ओम। जी साइमन ओम एक ही साइंटिस्ट हुए, ये फिजिसिस्ट थे। ये कौन थे, फिजिसिस्ट थे ये। इन्होंने क्या बोला भाई, इन्होंने कुछ एक्सपेरिमेंट्स किए और इन्होंने पाया कि जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, और जो ये करंट है, जो ये इलेक्ट्रिक करंट है, इन दोनों में एक रिश्ता है भाई। जो ये पोटेंशियल डिफरेंस है, जो ये साइमन ओम थे, इन्होंने अपने एक्सपेरिमेंट्स किए और उसमें इन्होंने पाया कि जो ये V है, V मतलब क्या है, V मतलब पोटेंशियल डिफरेंस जो है, और करंट मतलब I क्या है, करंट। इन दोनों में एक रिश्ता है। वो रिश्ता किस तरीके का है कि जब भी मैं V को देख रहा हूँ और I को देख रहा हूँ, ये एक दूसरे के साथ कुछ ऐसा रिश्ता बना रहे हैं कि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। जैसे जैसे मैं V बढ़ाऊँगा वैसे वैसे मेरा I बढ़ जाएगा। तो ये इन दोनों में इस तरह का कुछ रिश्ता है ये, ठीक है। ये इन भाई साहब ने बोला, अगर इन्होंने बोला एक्सपेरिमेंट्स का यूज़ करते हुए तो हमें इनकी बात माननी पड़ेगी। इज़्ज़त दोगे इन्हें तो यही तुम्हें एग्ज़ाम में नंबर के तौर पे इज़्ज़त देंगे, ठीक है। तो ये क्या है, ये चीज़ है ओम्स लॉ। ये क्या है, ओम्स लॉ। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक और बहुत ईजी टॉपिक, ओम्स लॉ। ओम्स लॉ क्यों है नाम, क्योंकि इन्होंने दिया था, साइमन ओम इनका नाम था, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट आ रहा है, ये प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट यहाँ पे बीच में आ रहा है, मतलब प्रोपोर्शनैलिटी साइन आ रहा है। अब जब ये हटेगा यहाँ से तो यहाँ पे मुझे प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, जो कि हम लगाते हैं नॉर्मली, और वो होगा यहाँ पे R। इस R को बोलते हैं हम रेजिस्टेंस। इस R को क्या बोलते हैं हम, रेजिस्टेंस बोलते हैं। इस R को क्या बोलते हैं, रेजिस्टेंस। V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I, तो V इक्वल्स टू RI। R क्या है, रेजिस्टेंस है, ठीक है। अब जो ये रेजिस्टेंस है ना, ये डिपेंड किस पे कर रहा है, ये नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड कर रहा है। जो हम कंडक्टर ले रहे हैं उसके नेचर पे डिपेंड कर रहा है, उसके नेचर पे, नेचर ऑफ कंडक्टर या फिर मटेरियल जिसकी भी हम बात कर रहे हैं। अब देखो ये ओम्स लॉ ना, ये ओम्स लॉ हमने बोल दिया V डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I है, लेकिन इसके अंदर एक कंडीशन है। और कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है भाई कि जो टेम्परेचर है ना, टेम्परेचर है और जो फिज़िकल कंडीशन है वहाँ की, फिज़िकल कंडीशन मतलब टेम्परेचर प्रेशर से रिलेटेड जो भी होगी, फिज़िकल कंडीशन जो है वो अनचेंज रहनी चाहिए। मतलब ये दोनों चीज़ें क्या रहनी चाहिए, अनचेंज्ड, चेंज नहीं होनी चाहिए टाइम के साथ। कि मैंने उसे पोटेंशियल देनी स्टार्ट की और पोटेंशियल देने की वजह से उसका टेम्परेचर बढ़ गया, वो नहीं हो रहा है इसमें। हम टेम्परेचर और फिज़िकल कंडीशन जो भी है उसकी बाहर की, वो सब अनचेंज मान रहे हैं कि टाइम के साथ वो बदल नहीं रही है। अगर ऐसा हो रहा है तो मेरा ये केस है, यानी अगर मेरे पास एक सर्किट है, उसमें मैंने ये कंडक्टर लगाया, ये कंडक्टर मैंने उसमें लगाया और यहाँ से मैंने उसको पोटेंशियल दिया, तो जो पोटेंशियल मैं दे रहा हूँ, ये पोटेंशियल जो मैं दे रहा हूँ, ये इस करंट के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा जो इस कंडक्टर से फ्लो होगा। जो इस कंडक्टर से करंट फ्लो होगा वो उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा। और मैंने स्टेटमेंट वाइज उसको ऐसे लिख दिया, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I। और इससे मेरे पास RI आ गया। R क्या है, रेजिस्टेंस है। रेजिस्टेंस जो डिपेंड करेगा वो नेचर ऑफ द कंडक्टर पे डिपेंड करेगा, लेंथ पे डिपेंड करेगा कंडक्टर की, और एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन पे भी डिपेंड करेगा। ये इन कुछ चीज़ों पे डिपेंड करेगा। और मेन कंडीशन हमारी ये रहेगी कि टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ। टेम्परेचर और फिजिकल कंडीशन में कोई चेंज नहीं आएगा टाइम के साथ। तो ये तो हो गई ओम्स लॉ की बात, यानी V इक्वल्स टू IR मेरा क्या आ गया, ओम्स लॉ का इक्वेशन आ गया पूरा, ठीक है। अब देखो इसमें और थोड़ी सी चीज़ देखते हैं। अब अगर मैं आपसे कहूँ कि V पोटेंशियल डिफरेंस और करंट में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ, एक V और I में अगर मैं ग्राफ बनाना चाहूँ,
ये मेरा कुछ ऐसा सर्किट था और इससे मेरे पास रिजल्ट आ गया था V = IR। ठीक है, अगर मैं बोल रहा हूँ कि मेरे पास ये तो I की एक्सिस हो गई, ये V की एक्सिस हो गई, तो अगर V = IR मैं इसका ग्राफ बनाऊँ V और I में, तो ये ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए, ये ग्राफ कुछ ऐसा जाना चाहिए, क्योंकि V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू किसके था, V इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I था। अगर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है तो इस तरह की लाइन आएगी उसमें, क्योंकि लीनियर इक्वेशन है। ठीक है, तो ये हमारा ओम्स लॉ का ग्राफ आ जाएगा। अब देखो, जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं, जब हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो रेजिस्टेंस को डिफाइन भी करना पड़ेगा हमें, रेजिस्टेंस को हमें डिफाइन भी करना पड़ेगा। रेजिस्टेंस यहाँ से क्या लिख रहा हूँ मैं, R = V/I। अब एक सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन तो मैं ये बना सकता हूँ रेजिस्टेंस की, कि रेजिस्टेंस इज़ द रेशियो ऑफ पोटेंशियल डिफरेंस अक्रॉस द कंडक्टर एंड करंट फ्लोइंग थ्रू द कंडक्टर। एक डेफिनेशन तो ये होगी कि वो रेशियो है पोटेंशियल डिफरेंस का और करंट का, सिंपल मैथमेटिकल डेफिनेशन। लेकिन एक इसकी फिजिकल मीनिंग वाली डेफिनेशन भी होगी, और वो ये है, रेजिस्टेंस क्या है, ये क्या है, प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी है किसकी, जो एक कंडक्टर है, मटेरियल है, कुछ भी, प्रॉपर्टी ऑफ कंडक्टर बाय वर्च्यू ऑफ इट, मतलब जिसकी वजह से, बाय वर्च्यू ऑफ विच इट अपोजेज द फ्लो ऑफ करंट, द फ्लो ऑफ करंट, मतलब करंट के फ्लो में रेजिस्टेंस क्रिएट कर रहा है। रेजिस्टेंस मतलब अपोज कर रहा है करंट को। देखो रेजिस्टेंस है, रेजिस्टेंस का मतलब क्या है, रेजिस्ट वर्ड आ रहा है इसमें, मतलब इलेक्ट्रिक चार्ज को रेजिस्ट कर रहा है, करंट को रेजिस्ट कर रहा है, करंट को क्या कर रहा है, रेजिस्ट कर रहा है उस कंडक्टर से फ्लो होने में, मतलब करंट को टक्कर दे रहा है पूरी। ठीक है, जो करंट इसमें से निकल रहा था, फ्लो हो रहा था, उसको टक्कर देगा, यानी उसके पाथ में ऑब्स्टेकल का काम करेगा, उसको अपोज करेगा। ये इसकी फिजिकल डेफिनेशन हुई। अब देखो, हमने क्या बोला था कि जो रेजिस्टेंस है वो लेंथ पे, नेचर पे डिपेंड कर रहा है। इसका मतलब क्या हुआ, यानी कुछ फैक्टर्स हैं जो रेजिस्टेंस को अफेक्ट कर रहे हैं। वो फैक्टर्स रेजिस्टेंस को कैसे इफेक्ट कर रहे हैं, तो रेजिस्टेंस पे जो फैक्टर्स अफेक्ट कर रहे हैं, इफेक्ट डाल रहे हैं, वो कौन से फैक्टर्स हैं जो उसके अफेक्ट डाल रहे हैं। तो पहला फैक्टर है नेचर ऑफ द मटेरियल, नेचर ऑफ द मटेरियल। इसका मतलब क्या है, नेचर ऑफ द मटेरियल का मतलब क्या है, जब मैं बोल रहा हूँ कि रेजिस्टेंस अफेक्ट हो रहा है उसका जो मटेरियल मैं ले रहा हूँ उसके नेचर से। अब अगर सपोज़ करो ये मेरे पास 5 मीटर लंबी कॉपर की वायर है और मेरे पास 5 मीटर लंबी ही नाइक्रोम की वायर है। ये क्या है, ये कॉपर है, ये क्या है, ये नाइक्रोम है। अब देखो 5 मीटर ही लेंथ है इसकी, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन में मैं सेम बोल रहा हूँ, लेंथ भी सेम है, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन भी सेम है, लेकिन ये कॉपर है और ये नाइक्रोम है, मतलब मटेरियल अलग हो गया, मतलब दोनों का नेचर अलग हो गया मटेरियल का। और हम यहाँ पे नोटिस करेंगे जो रेजिस्टेंस होता है नाइक्रोम का वो बहुत ज़्यादा होता है एज़ कम्पेयर टू कॉपर के रेजिस्टेंस। जो नाइक्रोम का रेजिस्टेंस होता है वो अप्रॉक्सीमेटली 60 टाइम्स होता है रेजिस्टेंस ऑफ कॉपर, इतना डिफरेंस होता है। तो मतलब ये है इसका मतलब कि नेचर ऑफ द मटेरियल पे डिपेंड होने का मतलब ये है कि अलग अलग मटेरियल्स के अलग अलग रेजिस्टेंसेस होते हैं। ठीक है, दूसरा किस तरह से अफेक्ट कर रहा है कि जो रेजिस्टेंस है ना वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा लेंथ ऑफ द कंडक्टर के। अगर कंडक्टर की लेंथ इतनी है तो उसमें कम रेजिस्टेंस होगा, अगर उसकी लेंथ इतनी होगी तो उसका रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा। तो यानी लेंथ जितनी ज़्यादा होती जाएगी रेजिस्टेंस उतना बढ़ता जाएगा, लेंथ जितनी ज़्यादा रेजिस्टेंस उतना ज़्यादा। ठीक है, सेकंड फैक्टर हो गया। थर्ड फैक्टर क्या है कि जो रेजिस्टेंस है ना ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन के। जैसे वायर एक इतनी है तो इसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है, एक वायर इतनी है उसका एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन इतना है। तो जिसका ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उस केस में रेजिस्टेंस कम होगा, जिसका ज़्यादा एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होगा उसका रेजिस्टेंस कम होगा। ये हमें यहाँ से दिख रहा है। यानी हम इसमें फाइनली क्या लिख सकते हैं कि जो रेजिस्टेंस है भाई, नेचर ऑफ द मटेरियल तो चलो ठीक है, एक थ्योरेटिकल बात होगी कि वो जो मटेरियल होगा उस पर डिपेंड करेगी, लेकिन ये दो चीज़ें जो आई हैं इससे हम क्या लिख सकते हैं कि जो आर है ना भाई इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, ये लिख सकते हैं। जो आर है मेरा इज़ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू L/A, यहाँ से L लिखा, यहाँ से A लिखा। अब अगर मैं ये लिख रहा हूँ प्रोपोर्शनल साइन आ गया, फिर मुझे प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट लगाना पड़ेगा एक, और इस बार वो आएगा रो, और रो L/A मेरे पास एक्सप्रेशन आ जाएगा।
रो एल अपॉन ए एक्सप्रेशन आ गया मेरे पास। अब ये रो क्या बोला है यार, ये रो क्या है, ये रो कहलाता है रेजिस्टिविटी, रेजिस्टिविटी, ये रो कहलाता है रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी भी नेचर, मतलब जो मटेरियल का नेचर होता है उसी पे डिपेंड करता है। इट डिपेंड्स ऑन नेचर ऑफ द मटेरियल, ठीक है, और फिजिकल कंडीशंस पे डिपेंड करता है, आसपास की जो भी फिजिकल कंडीशन होंगी। तो ये क्या है, रेजिस्टिविटी है। अगर मैं यहाँ से रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन लिखूँ तो रो इज इक्वल्स टू आर ए अपॉन एल, यहाँ से रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा, यहाँ से रेजिस्टिविटी का एक्सप्रेशन ये आ जाएगा। अब देखो, अगर मैं इस रेजिस्टिविटी की यूनिट्स देखना चाहूँ कि यूनिट्स क्या होंगी भाई इसकी, इस रेजिस्टिविटी की हम यूनिट्स भी लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते हैं, क्योंकि हमें, चलो पहले हम बात करते हैं आर की यूनिट्स की। आर क्या होगा, देखो V इक्वल्स टू आई आर था, V इक्वल्स टू आई आर था, तो R इक्वल्स टू V अपॉन आई। अगर मैं यहाँ से R की यूनिट्स की बात करूँ तो V की यूनिट्स क्या होती हैं, वोल्ट V, I की यूनिट्स क्या होती है, A एम्पियर। तो इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी R की, वोल्ट पर एम्पियर, या फिर इसकी यूनिट्स एक हम मेंशन करते हैं अच्छे से, वो ये होती है ओम। इस तरीके का साइन होता है इसका, ऐसे बनाया, फिर ऐसे एक टोपी बनाई इसको, एक ऐसे बनाया, तो ये ओम होता है। ये यूनिट होती है रेजिस्टेंस की, ये इस तरह का सिंबल होता है रेजिस्टेंस का, ठीक है। अब अगर मैं बात कर रहा हूँ कि भाई रेजिस्टिविटी की क्या यूनिट होगी, देख लेते हैं क्या यूनिट होगी रेजिस्टिविटी की। रो इज इक्वल्स टू आर का क्या है ओम, एरिया क्या है मीटर स्क्वायर, लेंथ क्या है मीटर। तो अगर रो की मैं यूनिट्स की बात कर रहा हूँ तो वो क्या है ओम मीटर, यानी रेजिस्टिविटी की यूनिट्स आ गई ओम मीटर मेरे पास, रेजिस्टिविटी की यूनिट आ गई मेरे पास ओम मीटर, ठीक है। अब देखो, ये इतनी बात तो हो गई रेजिस्टिविटी की, ठीक है, रेजिस्टिविटी की बात हो गई। अब नेक्स्ट चीज़ है, जैसे हम रेजिस्टेंस क्या बोल रहे हैं, रेजिस्टेंस हम क्या बोल रहे हैं कि किसी भी कंडक्टर से, किसी भी कंडक्टर का अगर हम रेजिस्टेंस की बात कर रहे हैं तो वो क्या है, वो अपोज कर रहा है करंट को। जैसे ये कंडक्टर है, ये कंडक्टर है, अगर मैं इसकी रेजिस्टेंस की बात कर रहा हूँ तो इसमें जो चार्ज करंट फ्लो होने वाला है वो इसको अपोज करेगा, वो इसको अपोज करेगा रेजिस्टेंस, इस करंट को। इसका मतलब ये है, मतलब रेजिस्टेंस का मतलब है रेजिस्ट कर रहा है वो करंट को, रोक रहा है जाने से। ऐसी एक टर्म आती है कंडक्टेंस, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस का मतलब है वो उस करंट को आसानी दे रहा है कि भाई आसानी से निकल जा तो अंदर से। ये तो इसको प्रॉब्लम क्रिएट कर रहा था रेजिस्टेंस, लेकिन जो कंडक्टेंस होगा वो उसको आसानी से निकलने की हेल्प करेगा उसको। ये क्या है इसका, ये जो रेजिस्टेंस था ये करंट का क्या है, ये करंट का है दुश्मन, ये जो कंडक्टेंस है ये करंट का है दोस्त, ठीक है। तो जो कंडक्टेंस है वो करंट को आसानी से निकलने दे रहा है कंडक्टर में से, लेकिन जो रेजिस्टेंस है वो करंट को अपोज कर रहा है। तो कंडक्टेंस क्या है, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, इट इज रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। कंडक्टेंस को हम कैपिटल G से दिखाते हैं, यानी कैपिटल G इक्वल्स टू 1 अपॉन R हो जाएगा ये। अगर R की यूनिट ओम होती है तो इसकी यूनिट क्या हो जाएंगी, 1 अपॉन ओम, या फिर ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ओम इनवर्स, ठीक है। इसकी यूनिट्स क्या हो जाएंगी, ओम इनवर्स, बिल्कुल ठीक है। तो ये बात तो हो गई कंडक्टेंस की। अब जैसे रेजिस्टिविटी होता है ऐसी एक कंडक्टिविटी होता है, ऐसी एक कंडक्टिविटी होता है, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं, उसको सिग्मा से डिनोट करते हैं। जैसे कंडक्टेंस इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस, ऐसे ही कंडक्टिविटी इज द रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी, रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी है, यानी सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो, सिग्मा इज इक्वल्स टू 1 अपॉन रो। तो ये बात होगी कंडक्टेंस की और कंडक्टिविटी की। अब देखो इसमें लास्ट टॉपिक है इस लेक्चर का, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ हम इजीली कर सकते हैं और इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। उसके लिए में एक छोटी सी बात पता होनी चाहिए, वो क्या है, वो है करंट डेंसिटी। वो क्या है, करंट डेंसिटी, करंट डेंसिटी, ठीक है। करंट डेंसिटी का क्या मतलब है, जैसे हमने लास्ट यूनिट में पढ़ा हुआ है, लास्ट लेक्चर्स में कुछ पढ़ा हुआ है, सरफेस चार्ज डेंसिटी हुआ करता था। सरफेस चार्ज डेंसिटी का क्या मतलब था कि चार्ज पर यूनिट एरिया,
जितना पर्टिकुलर एरिया में चार्ज है वो क्या था, सरफेस चार्ज डेंसिटी। ऐसी जब मैं करंट डेंसिटी की बात कर रहा हूँ ना, एक पर्टिकुलर एरिया में से, इफ़ सपोज इसका एरिया ए है, इस एरिया में से कितना करंट फ्लो होके निकल रहा है, कितना करंट फ्लो होके निकल रहा है परपेंडिकुलर टू दिस सरफेस। अगर ये मेरा एरिया है, ये मेरा एरिया है, इसके परपेंडिकुलर ऐसे करंट इसमें से निकल रहा है, तो ये जो एरिया होगा पर यूनिट करंट, नहीं करंट पर यूनिट एरिया, जो भी इस सरफेस का जो भी एरिया होगा, इस सरफेस का जो भी एरिया आई होगा, मतलब ए होगा और आई करंट होगा। तो मैं अगर करंट डेंसिटी बोल रहा हूँ, इसको मैं जे से डिनोट करूँ, इसको मैं जे से डिनोट करूँ, तो जे क्या होता है, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया, करंट पर यूनिट एरिया। एक कंडीशन क्या बोली मैंने इसमें कि सरफेस एरिया जो भी है उसके परपेंडिकुलर बिल्कुल करंट फ्लो होना चाहिए। अब सपोज एक केस मेरा ये है कि करंट तो भाई ठीक है ऐसे ही फ्लो हो रहा है, करंट मेरा ऐसे ही जा रहा है, लेकिन जो मेरा सरफेस एरिया है वो इस बार कुछ ऐसे है। यानी अगर मैं यहाँ से एक नॉर्मल ड्रॉ करूँ तो वो नॉर्मल ये होगा, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन ये है। एरिया वेक्टर और करंट की डायरेक्शन जो है वो थीटा एंगल के साथ है, मतलब एरिया और करंट में इतना डायरेक्शन है, एरिया की डायरेक्शन में और करंट की डायरेक्शन में इतना एंगल बन रहा है। अब मैं क्या बोल रहा हूँ कि करंट को एरिया के परपेंडिकुलर रहना है, यानी सरफेस एरिया जो है उसके परपेंडिकुलर रहना है, यानी एरिया वेक्टर की डायरेक्शन में रहना है। अगर मैं इस ए वेक्टर को इसके कंपोनेंट में ऐसे कर दूं, इस डायरेक्शन में कर दूं, जो कि होगा ए कॉस थीटा, तो मेरा काम बन जाएगा। यानी इस केस में अगर मैं जे लिखूंगा तो वो क्या होगा, आई अपॉन ए कॉस थीटा, आई अपॉन ए कॉस थीटा। यानी जनरल टर्म्स में मैं आई को क्या लिख सकता हूँ, जे ए कॉस थीटा, जे ए कॉस थीटा। अब देखो यहाँ से आती है बात, इस जे ए कॉस थीटा को मुझे पता है ए क्या होता है कि वेक्टर क्वांटिटी है। अगर मैं ऐसे लिखूँ जे डॉट ए वेक्टर, तो यहाँ से मेरे पास आई आ जाएगा, और यहाँ से मुझे पता लग रहा है कि जो जे है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, वो एक वेक्टर क्वांटिटी है। जो करंट डेंसिटी है वो एक वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है, जे एक वेक्टर क्वांटिटी है। अब जे यानी करंट डेंसिटी के बारे में हमने पढ़ लिया। करंट डेंसिटी क्या है, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया, करंट फ्लोइंग पर यूनिट एरिया। जो ये एरिया है इसमें से कितना करंट फ्लो हो रहा है वो मेरा करंट डेंसिटी है, ठीक है। और कंडीशन क्या है कि करंट और जो एरिया है वो परपेंडिकुलर डायरेक्शन में होंगे, या फिर करंट और एरिया वेक्टर की डायरेक्शन सेम होगी, ठीक है। अब ये तो होगी करंट डेंसिटी की बात। इसमें लास्ट टॉपिक अब क्या है, वो है वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। उसका मतलब देखो क्या है, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ का क्या मतलब है। अब सपोज मेरे पास एक कंडक्टर है, ठीक है। अब जब ये मेरे पास कंडक्टर है, मैंने इसको सर्किट में कनेक्ट किया, मैंने इसको एक पोटेंशियल दी थी V, ठीक है। अब यानी मेरे पास सपोज इसकी लेंथ कंडक्टर की L है, ठीक है। अब हमें पता है कि इसके बीच में एक पोटेंशियल डिफरेंस भी होगा, वो पोटेंशियल डिफरेंस V होगा, अब अगर इसके बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, यानी यहाँ पे कहीं पे पॉजिटिव चार्जेस होंगे, यहाँ पे कहीं पे नेगेटिव चार्जेस होंगे, कंडक्टर है पूरा ये, ठीक है। यानी इसके अंदर एक इलेक्ट्रिक फील्ड क्रिएट हो रही होगी, बिल्कुल बेसिक बात है, बेसिक बात जो हमने एक तरह से कैपेसिटर्स वाले से लिंक कर लो। अगर तुम एक तरफ पॉजिटिव था एक तरफ नेगेटिव था, तो पॉजिटिव से नेगेटिव की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन दी और इलेक्ट्रिक फील्ड उसमें थी बीच में, ठीक है। यानी अगर मैं यहाँ से V को लिखना चाहूँ E इंटू एल, तो कोई भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए। हमने पढ़ा था ये कि E इज इक्वल्स टू V अपॉन डी हुआ करता था। D क्या था, डिस्टेंस बिटवीन पैरेलल प्लेट्स। ऐसे ही यहाँ पे L क्या है, लेंथ है यहाँ से लेके यहाँ तक की, और इलेक्ट्रिक फील्ड है इसके बीच में। तो मैं इसको ये लिख सकता हूँ V इज इक्वल्स टू ई एल। और ओम्स लॉ से मैं V को एक चीज़ और लिख सकता हूँ, V इक्वल्स टू आई आर। और R के इस फॉर्मूला से R इक्वल्स टू रो एल अपॉन ए, ये मैं यूज़ करते हुए यहाँ पे वैल्यू रख सकता हूँ। तो यहाँ पे वैल्यू रखने के बाद मेरे पास क्या आ जाएगा, आई रो एल अपॉन ए आ जाएगा। अब ये भी V है और ये भी V है, ये भी V है और ये भी V है, तो इन दोनों को इक्वेट करते हैं। इन दोनों को जब मैं इक्वेट करूँगा तो E इंटू एल इक्वल्स टू आई रो एल अपॉन ए, एल से गया एल।
अब देखो आई अपॉन ए इंटू रो, ये आई अपॉन ए क्या बन रहा है भाई, अभी पढ़ा है लास्ट बिल्कुल, वो है जे, तो यानी जे रो बन रहा है, जे रो बन रहा है। और इस रो को मैं क्या लिख सकता हूँ, 1 अपॉन रो इक्वल्स टू सिग्मा हुआ करता था, तो यानी रो इक्वल्स टू 1 अपॉन सिग्मा, तो यानी ई को मैं क्या लिख सकता हूँ, जे अपॉन सिग्मा। यहाँ से मैं इस इक्वेशन को ऐसे लिख दूंगा, जे इक्वल्स टू सिग्मा इंटू ई, ये इक्वेशन आई। अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन ये है, और करंट की डायरेक्शन भी वही होगी, यानी जे की डायरेक्शन भी वही होगी। तो मैं यहाँ पे अगर इस पे वेक्टर लगा दूँ, इस पे भी वेक्टर लगा दूँ, क्योंकि मुझे पता था, मैंने भी डिफाइन किया, जे क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, ई क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, सिग्मा क्या है, एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, सिग्मा एक स्केलर क्वांटिटी है। तो ये क्या आ गई है मेरे पास, ये वेक्टर फॉर्म है भाई साहब, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, वेक्टर फॉर्म आ गई ओम्स लॉ की, ठीक है। ये थोड़ा लेक्चर थोड़ा जल्दी जल्दी में गया है भले ही, लेकिन आई थिंक बातें समझ में आई होंगी, क्योंकि बहुत बेसिक चीज़ें हैं। आगे हम कंटिन्यू करते रहेंगे, लेक्चर्स आते रहेंगे, बाकी होपफुली आप लोग को समझ आया होगा। और थैंक यू सो मच, और ध्यान रखिए अपना, नमस्ते, बाय बाय।